हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल नीट में इसके क्वेश्चंस तो आते ही हैं, इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चंस आते हैं एक ही चैप्टर से। और चैप्टर थोड़ा बड़ा है बेटा, तो इसको प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस चैप्टर को हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे और आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना है, इसके बारे में पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, हम इस चैप्टर को 3 अलग अलग पोर्शंस के पार्ट में पढ़ेंगे, जिस तरीके से अलग अलग पोर्शंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं। लेकिन एनसीईआरटी आपको बाद में पढ़ना है, पहले पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग भी जरूरी है बेटा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन जब हमारा एक पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आप एनसीईआरटी रीड करना। ठीक है, लेकिन साथ में इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन की सॉल्विंग की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इस पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे, ऐसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पोर्शन रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, गैल्वेनिक सेल के बारे में। दूसरा पोर्शन होगा कंडक्टिविटी सेल के बारे में। तीसरा पोर्शन होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। और इसमें जो गैल्वेनिक सेल जो है, जो पहला वाला पोर्शन है, वो बाकी दोनों पोर्शन से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो हम करेंगे क्या, हम एक एक टॉपिक को एक एक लेक्चर में डिटेल में पूरा कवर करेंगे, पूरी थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जितने स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी नोट डाउन करके लेंगे, और साथ में ढेर सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हर एक लेक्चर में। ठीक है, मतलब हर एक लेक्चर में आगे हम क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल में भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं, उन सारे सब टॉपिक को एक लेक्चर में एक पूरा सब टॉपिक पूरी तरीके से कवर करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस लेंगे उसमें। ठीक है, अब यहां पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इन तीनों पोर्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक है केमिकल एनर्जी। तो दिख रहा होगा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री। तो जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके, करंट को यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ नए केमिकल्स बनाते हैं। कई बार हम केमिकल को यूज करके करंट प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही कई बार ऐसे एक्वेस सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें से हम करंट पास करते हैं। तो इन सारी चीजों की स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसमें जो सबसे पहला वाला जो पोर्शन है कौन सा है, गैल्वेनिक सेल का। ये जो गैल्वेनिक सेल वाला जो पोर्शन है, इसमें एक्चुअल में हम क्या पढ़ते हैं, इनमें हम वो सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि किससे रिलेटेड है, जिनमें हम किसी केमिकल एनर्जी को यूज करके हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या है, हम कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे और उन केमिकल रिएक्शंस को करवाकर हम उसे कन्वर्ट करेंगे, क्या, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे घरों में जितनी भी जगह पर बैटरीज यूज होती हैं, चाहे वो दीवार की घड़ी में बैटरीज हो, चाहे हमारे हाथ की घड़ी जो भी हम पहनते हैं उनमें जो भी बैटरीज यूज हो, या हमारे जो इन्वर्टर्स होते हैं उसमें जो भी बैटरीज यूज होती हैं, उन बैटरीज के अंदर क्या होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उन केमिकल रिएक्शन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उन सारी चीजों को, उन सारी बैटरीज को हम क्या नाम देते हैं, गैल्वेनिक सेल देते हैं। तो एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल का मेजर फंक्शन क्या है, गैल्वेनिक सेल का मेजर फंक्शन है, ये क्या करता है बेटा, केमिकल एनर्जी को, ठीक है, ये केमिकल जो एनर्जी है उसे किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है। और इसमें जो केमिकल एनर्जी होगी, उसका कहने का मतलब क्या है, हम कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे। अब ऑब्वियस है, हमारे घरों में जो बैटरीज होती हैं उनमें किसी बैटरी को हम खुद से हीट नहीं करते या कुछ बाहर से एनर्जी सप्लाई नहीं करते। वो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बैटरी के अंदर वाले केमिकल्स अपने आप देते हैं। तो इनमें जो रिएक्शंस हम यूज करते हैं वो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब क्या है बेटा, ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो जाए। तो एक्चुअल में जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं वो ऐसी रिएक्शंस को यूज करते हैं जो कि क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस वाले भी कौन सी रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन।
तो ये जितने भी गैल्वेनिक सेल्स होते हैं ये एक्चुअल में कौन सी रिएक्शंस को यूज करते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हम जितने भी रिएक्शंस एक्चुअल में देखेंगे वो सब रेडॉक्स रिएक्शंस रहेंगी, और इसीलिए रेडॉक्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जो कि अपने आप हो जाएगी, उन रिएक्शंस को हम यूज करते हैं कहां पर? गैल्वेनिक सेल में करंट प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आ गया बेटा? दूसरी चीज, जहां पर भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं वहां पर हम क्या बोलते हैं? एक पैरामीटर को लिखते हैं जिसे बोलते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी। वहां पर गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है डेल्टा जी के साइन से दिखाते हैं, और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसको हम डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में। अभी के लिए फिलहाल आपको यह ध्यान में ये रखना है कि जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है, जो प्रोसेस अपने आप हो जाती है, उन प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है या लेस देन 0 होती है। तो जहां पर भी गैल्वेनिक सेल में जो भी रिएक्शंस हम यूज करेंगे वो सारी रिएक्शंस क्या होंगी? स्पॉन्टेनियस, और इसलिए उन सब सारी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 0। ये एक एक डिफरेंस भी आपके लिए मैटर रखता है बेटा, क्योंकि इन पर भी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, रेडॉक्स रिएक्शन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो एक्चुअल में करंट प्रोड्यूस होता है वो किसके मूवमेंट के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कौन से टाइप की रिएक्शंस में होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ही इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, उसके कारण ही जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किसी सर्किट में, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसी के कारण करंट जनरेट होगा। तो जब भी हमें करंट प्रोड्यूस करना है तो एक्चुअल में जिन रिएक्शन को हम यूज करेंगे वो कौन से होंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे। समझ में आ गया बेटा? ये है गैल्वेनिक सेल का मेन काम। फिर हम इस पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, पहले इनके बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये जो तीसरा जो वाला पार्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये जो गैल्वेनिक सेल है इनका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करते हैं? ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इन्हें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो आसानी से हम नहीं करवा पाते, या कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, या कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो नॉर्मल तरीके से नहीं करा सकते, तो करंट पास करके हम उन्हें एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी की हेल्प से एक नए केमिकल को बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अब उस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? जो एल्केन जो बनते हैं उस रिएक्शन में वो आसानी से अपने आप नहीं होते, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस नहीं होते। तो उन रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है, वहां पर एल्केन बनाने के लिए हम करंट सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। या हमने रेडॉक्स रिएक्शन में एक स्टेटमेंट पढ़ रखा था कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, कोई केमिकल की हेल्प से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो उस रिएक्शन को करवाने के लिए, क्योंकि वो रिएक्शन इतनी आसान नहीं है, जो कोई ऐसा केमिकल नहीं होता जो कि फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दे, तो इसीलिए फिर वहां पर क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शन अपने आप नहीं होती, तो उनको करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो जब उन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करके किसी केमिकल को बनाते हैं, तो जिस इक्विपमेंट के अंदर बनाते हैं उन्हें नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, हमने क्या बोला? वो रिएक्शन अपने आप नहीं होती, आसानी से नहीं होती, इसलिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पर भी रेडॉक्स रिएक्शन ही होंगी बेटा, ठीक है, लेकिन वो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी हैं जो कि अपने आप नहीं होती। ठीक है, और क्योंकि वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही हैं इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। और क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0। तो कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज करता है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाता है। कौन? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वहां डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, यहाँ डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब रह जाता है ये सेकेंड पार्ट, ये जो कंडक्टिविटी सेल है, इसमें हम किसी रिएक्शंस को नहीं पढ़ेंगे बेटा। जैसे हम फिजिक्स में वायर के अंदर से कितना करंट पास हुआ, कितना रेजिस्टेंस हुआ, कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं,
कुछ वैसे ही जब हम करंट को पास करेंगे कहाँ से, सॉल्यूशंस के अंदर से, तो सॉल्यूशन कितना कंडक्टेंस दे रहा है, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, कितनी रेजिस्टिविटी दे रहा है, इन सब चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे किस में पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी सेल में। नाम से ही दिख रहा है, कंडक्टिविटी सेल में हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी सेल में किन के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, कि सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना है, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा अच्छे से करंट का कंडक्शन कर सकता है, कौन सा सॉल्यूशन अच्छे से करंट का कंडक्शन नहीं कर पाएगा। इन सब चीजों के बारे में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उनको हम किस में पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी सेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। पहले इसका रोड मैप देख लेते हैं कि ये जो पहला वाला जो पोर्शन है गैल्वेनिक सेल, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोर्शन है बेटा पूरे चैप्टर का, इसमें बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो इसको हम कैसे कवर करने वाले हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पार्ट 1 है क्या चीज, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही हम और क्या बोलते हैं, इसे ही वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, इसे और क्या नाम से जानते हैं, वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम सब ये देखेंगे कि बेसिक फंक्शन, बेसिक वर्किंग गैल्वेनिक सेल की कैसे होती है, उसके मेजर पार्ट कौन से होते हैं, और उसमें एक सॉल्ट ब्रिज जो यूज होता है उसका मेजर फंक्शन क्या है। ये केवल बेसिक को कवर करेंगे, तो आज वाला लेक्चर पूरी तरीके से थ्योरी वाला लेक्चर रहेगा इसके बेसिक्स को कवर करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट वाला लेक्चर, उसके नेक्स्ट वाला लेक्चर भी ये सब बेसिक वाली चीजें ही हैं बेटा, कैलकुलेशन बाद में आएगा। लेक्चर 4th 5th के बाद आगे जाके क्या स्टार्ट होंगे, कैलकुलेशन से स्टार्ट होंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजों को, छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर बेटा, रट कर नहीं बैठना, ये नहीं सोचना है कि रट कर लोगे, बहुत अच्छे से समझना है। और इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा आज वाला लेक्चर बेसिक पर रहेगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोड के टाइप पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिर्फ इस टर्म को डिटेल में समझेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन में ये जब दिया रहता है तो इसकी मीनिंग क्या है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लेक्चर 4 पर जाएंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं उसकी सारी थ्योरी नोट डाउन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद लेक्चर 5 रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर जो होती है चीजों की, किसी भी केमिकल की, उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, फिर रहेगा गिब्स फ्री एनर्जी, फिर रहेगा ई नॉट ऑफ हाफ सेल कैसे निकालते हैं, फिर नंस्ट इक्वेशन, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, इसको 2 लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर रहेगा नेक्स्ट वाला लेक्चर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, और सबसे लास्ट में ये बैटरी वाला भी एक लेक्चर हम लेंगे बेटा। बहुत सारी जगहों पर इसको कवर नहीं करते, लेकिन हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में कुछ भी थ्योरी दे रखी है तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी थ्योरी आपको याद रखनी है वो सारी चीज़ें समझकर फिर हम इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम इस पूरे जो पोर्शन है गैल्वेनिक सेल का उसको कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा, आज का लेक्चर बेस रहेगा क्या चीज, गैल्वेनिक सेल फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल करंट प्रोड्यूस कैसे कर सकता है। ठीक है, तो पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि गैल्वेनिक सेल में हमने क्या बोला था, हम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करेंगे। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन क्यों, रेडॉक्सी रिएक्शन क्यों, कोई और रिएक्शन क्यों नहीं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल किस में होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तब तक करंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और इसीलिए हम रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम करवाना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसको हम बार बार पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में भी। ठीक है, कौन सा, यहां देखना, ये Zn है प्लस Cu2 प्लस है, और ये क्या बनाएगा, ये Cu होता है और ये Zn2 प्लस होता है। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, जहां पर भी प्लस रहेगा इसका मतलब वो कौन से स्टेट में रहेगा बेटा, एक्वस स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर जो आयंस है, हम जब सिर्फ आयंस लिख रहे होते हैं तो वो एक्वस स्टेट में होते हैं तभी लिखते हैं। अगर ये सॉलिड स्टेट में होते तो इसके साथ जो एनायंस होते हैं उसको लिखना जरूरी रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन है, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये कॉपर भी सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है।
अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, यहाँ ध्यान देना। एक कंटेनर है, एक कंटेनर में हमने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया। किसका सॉल्यूशन ले लिया बेटा, CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। अब ये जो CuSO4 बहुत बेसिक से समझ रहे हैं बेटा, ध्यान देना इस पर, ठीक है। यहाँ CuSO4 जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में अलग अलग होता है, कहने का मतलब SO4 के साथ चिपका हुआ नहीं होता। Cu2+ अलग होता है, इसमें Cu2+ अलग होता है, और SO4 2- जो होता है ये भी अलग होता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब ये जो दोनों अलग हैं, तो यहाँ पर Cu2+ प्रेजेंट है और SO4 2- अलग है। हम इसमें क्या कर देते हैं, एक कॉपर की रॉड, ये सॉरी जिंक की रॉड डाल देंगे। यहाँ देखना, ये जिंक की रॉड हमने ले ली। अब ये जो जिंक की रॉड है ये रिएक्शन करेगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये वाला एग्जांपल हमने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है बेटा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी है एग्जांपल। यहाँ क्या होगा, कॉपर जो है वो डिस्प्लेस होकर थोड़े टाइम के बाद इसमें डिपॉजिट हो जाता है, और ये जिंक का कुछ पार्ट, इस मेटल का कुछ पार्ट ये इसमें चला जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जिंक से कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, कॉपर में। तो कॉपर में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो कॉपर है इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कॉपर में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहीं पर जो जिंक है, जिंक में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए तो इसमें ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसमें जिंक सॉल्यूशन में चला जाता है, और सॉल्यूशन से ये जो Cu2+ है, ये Cu2+ कॉपर बन के डिपॉजिट हो जाता है इस रॉड के ऊपर। ये हमने मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी डिस्कस किया था इस एग्जाम्पल को, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए वो तुरंत हो गए, जिंक के पास से इलेक्ट्रॉन निकल के तुरंत कॉपर में चले गए, उससे हम करंट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन करवा तो ली है, लेकिन उससे हम करंट डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि करंट तब डेवलप होगा जब किसी वायर के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, समझ में आ रहा है। यहां तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, वो तो किसी वायर से उसने ट्रेवल ही नहीं किया। अगर उसने वायर से ट्रेवल नहीं किया तो करंट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, समझ में आया क्या। तो मेन यहां दिक्कत क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शंस में, रेडॉक्स रिएक्शन तो ऐसे नॉर्मली हम बीकर के अंदर भी करा सकते हैं, लेकिन उससे करंट डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसके अरेंजमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं, इसके अरेंजमेंट को कुछ ऐसे चेंज करते हैं जिससे ये जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कॉपर के पास जो जा रहे हैं, वो डायरेक्टली तुरंत ट्रांसफर ना होकर किसी वायर के थ्रू ट्रांसफर हो, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से सेटअप बनाते हैं हम, और वो उस पूरे सेटअप को ही क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो ये गैल्वेनिक सेल का सेटअप कुछ ऐसे होता है कि नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो किसी न किसी वायर से ट्रेवल करेगा, और जब उस वायर से ट्रेवल करेगा तो वहां पर करंट जनरेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, इस जिंक को अलग कर लेंगे, गैल्वेनिक सेल में हम क्या करेंगे, इस जिंक को अलग कर लेंगे, और ये जो कॉपर सल्फेट वाला जो सॉल्यूशन है, इस कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन को अलग कर लेंगे, समझ में आया। तो इस तरीके से इन दो चीजों को सेपरेट कर देते हैं, और कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, दोनों को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते हैं कि इससे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है, जैसे इस बीकर में हो रहा है, वैसा वो डायरेक्टली नहीं होगा, किसी न किसी वायर के थ्रू वो क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, मूव करेंगे, और उसके कारण फिर करंट जनरेट होगा। तो आज के लेक्चर में वो सेटअप कैसे होता है, उन दोनों को सेपरेट करके कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा सकते हैं, यही हमें समझना है, ठीक है। तो अब आते हैं कि ये जो गैल्वेनिक सेल या जो वोल्टाइक सेल है, हमने बोला था इसी का दूसरा नाम क्या है, वोल्टाइक सेल। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है इसे हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल, जिसमें जिंक और कॉपर होता है। तो ध्यान देना है, सारे गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल नहीं बोलते, ठीक है। हम डेनियल सेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मतलब डेनियल सेल ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, किसका, गैल्वेनिक सेल का या फिर वोल्टाइक सेल का, ठीक है। तो सारे गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल बोलते हैं, लेकिन सारे गैल्वेनिक सेल को हम डेनियल सेल नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जिसमें हम जिंक और कॉपर को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, इस पूरे सेटअप को ध्यान देना बेटा, एक एक चीज को ध्यान देना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले
हमारा जो मेन कंपोनेंट था वो क्या था, ये जिंक था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जिंक की रॉड है, समझ में आ गया। तो ये एक पार्ट ये जिंक हो गया, क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इसमें दूसरा पार्ट देखोगे, ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट कौन सा है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। रॉड पर बाद में आएंगे। आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इस बीकर के अंदर रखा है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। हमने क्या बोला था, हमारे इस रेडॉक्स रिएक्शन को करवाने के लिए ये दो चीजें जरूरी है मेन, जिंक और कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो जिंक को हमने थोड़ा अलग कर लिया है, कॉपर सल्फेट को थोड़ा अलग कर लिया है। मेन पूरी रिएक्शन के लिए ये दो ही चीजें जरूरी है, बाकी सब चीजें तो वो सिर्फ अरेंजमेंट है, ठीक। मेन चीजें इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें जिंक की रॉड है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, ध्यान देना, यहां जो जिंक की रॉड है उसको जिंक के ही किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं। तो यहां हमने क्या लिया होगा, ZnSO4 सॉल्यूशन। ये कुछ इस तरीके से सेटअप होता है। ये सेटअप इसलिए होता है कि इन केस अगर इसके कोई आयन बने तो आयन सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकते कैटायन, जब तक उसके साथ कोई एनायन ना हो। एनायन के साथ हो सकते हैं, लेकिन अगर एनायन ना हो तो सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकते, फिर वो किस में चले जाते हैं, सॉल्यूशन में। इसलिए यहाँ सॉल्यूशन रख रहे हैं ताकि अगर उसमें कैटायन कोई बन रहा हो तो वो इजीली इसमें शिफ्ट हो पाए, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम डायरेक्टली ये जो वायर है इसमें डिप नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कॉपर की रॉड ले लेते हैं। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें वायर की जरूरत पड़ेगी, तो वायर हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऐसा वायर उठा के हम सॉल्यूशन के अंदर डाल नहीं देते, ठीक है, ये काफी ज्यादा रिस्की होता है। तो हम क्या करते हैं, एक मेटल की रॉड ले लेते हैं ताकि ये करंट को इजीली यहाँ पर ट्रांसफर कर पाए आसानी के साथ, ठीक है, बिना किसी रिस्क के। तो यहाँ एक मेटल की रॉड यूजुअली रहती है, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट में हमने कॉपर की रॉड ली। अब यूजुअली ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जिंक को जिंक के सल्फेट के सॉल्यूशन में ही पैक कर दिया, डिप कर दिया, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही डिप कर दिया, क्योंकि ये जब दो चीजें रहेगी तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेगी। जब इन दोनों के, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉपर है, यहाँ पर भी कॉपर है, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर ये जिंक है और ये जिंक है तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। हम चाहते हैं वो जो कॉपर सल्फेट हो वो केवल जिंक के साथ रिएक्ट करे, वहां वाली रॉड के साथ नहीं। इसलिए हम क्या लेते हैं, ये रॉड और ये जो सॉल्यूशन है उसमें जो मेटल होता है वो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कैटायन है वो जिंक का ही रहे, यहाँ पर जो रॉड है वो जिंक का ही रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो। हम चाहते हैं वो जो कॉपर सल्फेट जिसको अलग किया है और ये जो जिंक है उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंटेनर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंटेनर लेते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन में जिंक की रॉड को, मतलब जिंक के ही सॉल्यूशन में हम जिंक की रॉड को डिप कर देते हैं, और यहाँ पर कॉपर के सॉल्यूशन में, ठीक है, यहाँ पर कॉपर के सॉल्यूशन में हम कॉपर की रॉड को डिप कर देते हैं। अब ध्यान रखना, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से फ्लो हो, मेटल की वायर से फ्लो हो। तो हम क्या करते हैं, वो जो दो रॉड है, कॉपर की जो रॉड है और जिंक की जो रॉड है, उन दोनों को कवर कर देते हैं यहां से एक मेटल की वायर से। तो ये क्या रहता है, ये मेटल वायर होता है बेटा, समझ में आ गया। ये क्या है, ये एक मेटल वायर है। वो मेटल वायर इसलिए ले रहे हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर के पास जाएगा, यहां ध्यान देना, इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि जिंक ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, वहां Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो वहां जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा था अब वो क्या होगा, ये इस मेटल वायर के थ्रू ट्रांसफर होगा, और जैसे उस मेटल की वायर से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे वैसे उसमें करंट जनरेट हो जाएगा। समझ में आए। तो यहाँ बीच में ऐसा कोई बल्ब लगाकर हम इसको जला सकते हैं, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसमें क्या है, करंट जनरेट हो गया, करंट जनरेट हो गया तो उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया। तो इस करंट पे वापस आएंगे। अब ये देखना, अभी सेटअप बाकी है बेटा। यहाँ पर क्या होता है, जब भी किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सर्किट क्लोज होना चाहिए। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकता है, ये आप में से सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी भी सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन एक दूसरे से टच नहीं है, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहां पर हम मेटल की वायर नहीं लेते।
किसी को ये डाउट आ सकता है कि सर सर्किट को अगर कंप्लीट ही करना है तो रॉड और रॉड को जैसे मेटल की वायर से कनेक्ट किया था वैसे दो सॉल्यूशन को भी तो मेटल की वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका एक पर्पस है जिसको इसी लेक्चर में आगे सीखेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज नाम की चीज होती है जिसको कनेक्ट करते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज नाम की चीज से ये दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्यों जरूरी है, कैसे बनता है, ये क्या फंक्शन करता है, ये सारी चीज भी सीखने वाले हैं। पहले इसके फंक्शन पर को डिटेल में सीख लेते हैं। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ क्या? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस सॉल्यूशन में मतलब इस डेनियल सेल में दो पार्ट हैं, या हर किसी गैल्वेनिक सेल में दो पार्ट होते हैं। आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये है। अब ध्यान देना, यहां रिएक्शन वही होगी जो इससे पहले हो रही थी। यहां इससे पहले वाली रिएक्शन कौन सी हो रही थी? हमने क्या पढ़ा है, जिंक जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, Cu2+ जो है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां ध्यान देना, यहां रिएक्शन वही रहेगी। कैसे रिएक्शन होगी? ये जो जिंक की जो रॉड है, ये जिंक की रॉड कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। ये किस में कन्वर्ट होगा? Zn2+ में कन्वर्ट होगा। और Zn2+ कौन से स्टेट में हो सकता है बेटा? स्टेबल एक्वस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकता क्योंकि उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई आयन नहीं है वहां उसके पास। ठीक है, तो यहां क्या होगा, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पर ये जो जिंक का जो आयन है, ये जो Zn है, ये Zn2+ बन के सोल्यूशन में चला जाएगा, इस सॉल्यूशन में शिफ्ट हो जाएगा। जैसी Zn, ये तो सॉलिड स्टेट में था, लेकिन जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ठीक है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये Zn2+ बनकर किसमें शिफ्ट हो जाएगा? सॉल्यूशन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? और जब ये सॉल्यूशन में शिफ्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वो इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा? वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहां पर? इस रॉड के ऊपर ही रहेंगे बेटा। ये इलेक्ट्रॉन जितने भी लॉस होंगे ये किसके ऊपर रहेंगे? रॉड के ऊपर ही रहेंगे। ऐसा अब क्यों हो रहा है समझना। जो Zn2+ बन रहा है ये तो एक्चुअल में क्या है? ये कैटायन है। कैटायन स्टेबल कैसे होगा? जब सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहेंगे? मेटल की रॉड पर। क्यों? क्योंकि मेटल की रॉड में कम रेजिस्टेंस होता है या उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहेंगे? रॉड पर। तो इलेक्ट्रॉन यहीं छूट जाएंगे, मेटल की रॉड में ही रह जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल की रॉड में ही रहेगा। लेकिन ये जो आयन बन रहे हैं ये किस में शिफ्ट हो जाएंगे? ये सॉल्यूशन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? अब यहां देखना, यहां जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, इसमें प्रोसेस कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। जहां पर भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी वहां पर उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? एनोड। उसका नाम क्या है बेटा? एनोड। तो ध्यान देना, हम नॉर्मली ऐसा पढ़ लेते हैं, स्पेशली फिजिक्स में हमेशा ऐसा पढ़ लेते हैं कि जहां पर भी पॉजिटिवली चार्ज रहेगा वो एनोड होता है, जहां पर निगेटिवली चार्ज होगा कैथोड होगा। लेकिन ये हर बार नहीं होता, वहां सर्किट के लिए पढ़ते हैं फिजिक्स में आप, इसलिए आपके लिए हमेशा वो जो पॉजिटिवली चार्ज जो एंड रहता है आप उसको एनोड बोल देते हो। लेकिन एक्चुअल में एनोड किसको बोलते हैं? एनोड हम उसे बोलेंगे जहां पर हमेशा कौन सी प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इस जिंक वाले पार्ट को, जिंक वाले कंटेनर को हम क्या नाम दे रहे हैं? एनोड। और इसीलिए एनोड का एक दूसरा नाम भी है। एनोड को और क्या बोलते हैं बेटा? इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं? इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। हाफ सेल इसलिए क्योंकि ये पूरे गैल्वेनिक सेल का आधा पार्ट होता है। समझ में आ गया? पूरे गैल्वेनिक सेल का आधा पार्ट होता है, इसलिए उसे हाफ सेल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसे इस आधे पार्ट को इलेक्ट्रोड नाम भी दे देते हैं। ठीक है, और इसको हाफ सेल भी बोल देते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड को या इस आधे पार्ट को हम नाम क्या देंगे? एनोड देंगे, जहां पर भी कौन सी प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन की। लेकिन ध्यान देना बेटा, यहां पर ये जो है इस रॉड के ऊपर अगर चार्ज आप देखोगे तो ये चार्ज कौन सा है? निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं है। तो इस रॉड के ऊपर जो चार्ज है उससे एनोड का चार्ज आप क्या लिखोगे? यहां पर आप निगेटिव चार्ज लिखोगे बेटा। ठीक है, इस जिंक को मैं थोड़ा उधर लिख देता हूं बेटा। ठीक है, ये हो गया कौन सा? एक मिनट, ये हो गया एक्चुअल में जिंक। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो एनोड होता है, हर एक गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है
इसमें छोटी छोटी चीजों पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसलिए ध्यान देना। एनोड में जो ऑक्सीडेशन होगा तो रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। रॉड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो हम एनोड का चार्ज क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज। ठीक है, सॉल्यूशन के चार्ज को अभी मत देखना बेटा, उसको डिस्कस करेंगे आगे। बट रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, इसके बेसिस पर हम वो आंसर करेंगे कि एनोड का चार्ज कौन सा है। समझ में आया क्या? तो उसका निगेटिव चार्ज क्यों था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कहां पर है? रॉड के ऊपर है। इतना क्लियर हो गया? यहां तो कोई दिक्कत? फिर अब क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ है, अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से? इस एक्सटर्नल वायर से ट्रेवल करेगा। इस एक्सटर्नल वायर से ट्रेवल करेगा, कॉपर की रॉड में जाएगा। अब यहां क्या होगा, ध्यान देना। यहां पर जो Cu2+ आयन है, यहां पर Cu2+ सॉल्यूशन में क्यों है? Cu2+ आयन सॉल्यूशन में क्यों है? क्योंकि कॉपर सल्फेट है उसमें। कॉपर सल्फेट में सल्फेट अलग होगा, Cu2+ अलग होगा, अभी डिस्कस किया है। अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस रॉड पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, वो एकदम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। समझ में आया बेटा? तो यहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? Cu2+ इसको खींच लेगा। कब? जब इसके सरफेस पर आएगा। Cu2+ ट्रेवल करके इसके सरफेस पर जाएगा, उसके रॉड से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ रिएक्शन कौन सी हो रही, ध्यान देना। इस दूसरे वाले पार्ट में Cu2+ जो कि एक्वियस स्टेट में था, जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व था, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा? रॉड से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन में Cu का जो एटम है वो तो स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका हाइड्रेशन नहीं हो सकता। हाइड्रेशन होने के लिए, स्टेबल होने के लिए उस पर चार्ज होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन वो तो न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया, तो न्यूट्रल एटम कहां पर जाएगा? अब वो न्यूट्रल एटम यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो कॉपर होगा, ये कॉपर धीरे 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 क्या हो जाएगा? इस रॉड में डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस रॉड में डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां क्या हो रहा है, दोनों में अपोजिट प्रोसेस हो रही है। यहां देखना, यहां से जिंक खत्म हो रहा था, तो यहां से जिंक क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ये डिसॉल्व होके किधर चला जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। तो यहां से जिंक खत्म हो रहा है, लेकिन वहां पर एक्स्ट्रा कॉपर रॉड के ऊपर आ रहा है। यहां रॉड घुलने लगेगा धीरे धीरे, डिसॉल्व होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होगा? वहां पर रिडक्शन होने के कारण, क्योंकि वो सॉलिड वाली चीज में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड वाली चीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये मेटल की रॉड के ऊपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। अगर वो रॉड नहीं होता तो वो नीचे प्रेसिपिटेट बन जाता। समझ में आ रहा है? लेकिन वो रॉड है, तो उस रॉड से जाके चिपक जाएगा, और इस रॉड में धीरे धीरे कॉपर कॉपर के एटम्स बढ़ने लगेंगे। समझ में आया? तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा? यहां रिएक्शन हो रही है रिडक्शन की। यहां कौन सी हो रही है? रिडक्शन की। और इसलिए कैथोड का नाम हम कौन सा देंगे? अगेन इस कॉपर रॉड को मैं इधर लिख लेता हूं, ये कॉपर की रॉड है। इस कैथोड की रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? ये कैथोड वाला जो पार्ट होगा, कैथोड हम उसको बोलेंगे जहां पर भी रिडक्शन हो रहा है। जैसे एनोड उसे बोलते हैं जहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो कैथोड उसको बोलेंगे जहां पर रिडक्शन होगा, और इसे नाम क्या दे देंगे? रिडक्शन हाफ सेल। इसे नाम दे देंगे क्या चीज? रिडक्शन हाफ सेल। तो एनोड वो हो गया जहां ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड वो हो गया जहां पर रिडक्शन होगा। तो ये भी आधा पार्ट होगा पूरे सेल का, तो इसे क्या बोल देंगे? रिडक्शन हाफ सेल बोल देंगे। अब यहां ध्यान देना, इस रॉड पर तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, तो इसका चार्ज क्या था? निगेटिव। वहां पर तो इलेक्ट्रॉन फिनिश हो रहा है, क्योंकि Cu2+ उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर वहां से इलेक्ट्रॉन वो Cu2+ खींच रहा है, तो वहां से अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा बेटा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नॉर्मली जो आप पढ़ते हो चार्ज ऑफ एनोड और कैथोड, ये चीज उससे अलग है। गैल्वेनिक सेल उससे अलग है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज, और कैथोड पर कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब यहां पर हमने जितनी चीजें लिखी हुई है, जितना चीजें ऑब्जर्व किया है, उसको दोबारा एक बार रिकैप करते हैं, फिर इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, यहां देखना, सॉल्ट ब्रिज पर बाद में आएंगे। अभी सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, उसको अलग से ऐसा क्यों लिया है, ये डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान देना, यहाँ पूरे गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक है, हमने एक डेनियल सेल का एग्जांपल लिया। डेनियल सेल वो है जिसमें एनोड की तरह जिंक होता है, कैथोड की तरह कॉपर होता है। किसी और सेल को हम डेनियल सेल नहीं बोलेंगे, हाँ गैल्वेनिक सेल बहुत सारों को बोल सकते हैं।
अब यहाँ क्या होता है ध्यान रखना, एनोड वो चीज है, गैल्वेनिक सेल का वो आधा पार्ट है जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड गैल्वेनिक सेल का वो आधा पार्ट है जहां पर रिडक्शन होगा। यहाँ जिंक क्या होता है, जिंक का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो सॉलिड स्टेट से क्या होता है, Zn2+ बनकर सॉल्यूशन में चला जाता है, इसलिए वहां एक्वियस लिख रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास रह जाते हैं, रॉड के पास रह जाते हैं। वो रॉड से ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, ये दूसरे कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन तक। इस कॉपर की रॉड से अब वो जो ये Cu2+ जो इस सॉल्यूशन में है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। उसके रिडक्शन होने के बाद जो Cu बनेगा, जो कॉपर एटम बनेंगे, वो इसकी रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन जब तक चलते रहेगी, तो यहां हमने पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन तब तक चलते रहेगा जब तक वो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन तब तक चलते रहेगा जब तक ये ऑक्सीडेशन होता रहेगा। जब तक ये रिएक्शन चलते रहेगी तब तक इस जिंक के पास से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और उस वाली रॉड तक जाते रहेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन उधर ट्रेवल करता रहेगा तब तक उसमें करंट जनरेट होता रहेगा। ये अलग बात है कि करंट का जनरेशन हम बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा तो जो करंट है वो कॉपर से जिंक की तरफ आएगा। समझ में आ गया? ठीक। अब यहां पर दूसरी चीज क्या है, ये जो बाहर वाला जो मेटल वायर है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्किट। और ये जो अंदर वाला, ये सॉल्यूशन वाला और ये जो सॉल्ट ब्रिज वाला पोर्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल सर्किट। इलेक्ट्रॉन केवल एक्सटर्नल सर्किट में ट्रेवल करेंगे। अंदर इंटरनल सर्किट में मतलब सॉल्यूशन में और इस सॉल्ट ब्रिज में आयन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्यूशन, इनमें किसका ट्रांसफर होता है, किसका मूवमेंट होता है, आयंस का। ध्यान रखना, एक्सटर्नल सर्किट किसको बोलेंगे, मेटल वायर को, और इंटरनल सर्किट किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन और सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, तो यहां हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ये जो एनोड वाला पार्ट है इससे कहां तक जा रहा है, कैथोड तक जा रहा है। करंट कहां से कहां जाएगा, कैथोड से इस एनोड तक जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर केवल एक्सटर्नल सर्किट में होगा। इंटरनल सर्किट में आयन का ट्रांसफर होगा, आयन का मूवमेंट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक। अब अभी तक हमने जो भी लिखा है इसको थोड़ा एक बार समराइज करके लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अभी हमने यहाँ पर जो जो चीजें ऑब्जर्व की है उसको साफ साफ लिखते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। तो समराइज करते हैं बेटा, इसे देखते हैं एनोड में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज तो एनोड जो है उसी को हमने और क्या बोला था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, यहीं पर कैथोड को हमने क्या बोला था, रिडक्शन हाफ सेल। इसे हमने क्या बोला था, रिडक्शन हाफ सेल। इसमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, उसमें रिडक्शन की रिएक्शन होगी। ठीक है, इसमें जो Zn है वो Zn2+ में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडाइज होगा, जबकि इसमें जो Cu2+ है ये रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट होगा, Cu में। तो जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होते समय क्या होता है, रिएक्टेंट खत्म होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ जिंक जो सॉलिड स्टेट में जो रॉड के फॉर्म में वो डिसॉल्व होगा, मास ऑफ जिंक रॉड कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या बोलेंगे हम, जो मास ऑफ जिंक रॉड है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, और Zn2+ में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में जा रहा है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जो जिंक रॉड है उसका मास कम हो रहा है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ मेटल। यहाँ क्या बोल सकते हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ मेटल हो रहा है। मेटल क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यहां अपोजिट होगा, यहां Cu2+ खत्म हो रहा है और Cu में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अगर ये Cu सॉलिड स्टेट में है तो यहां पर सॉलिड कॉपर यहां डिपॉजिट हो रहा है, तो एक्चुअल में यहां क्या हो जाएगा, मास ऑफ जिंक रॉड बढ़ेगा, सॉरी मास ऑफ जिंक रॉड नहीं, मास ऑफ कॉपर रॉड, मास ऑफ कॉपर रॉड बढ़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो यहां Zn2+ बढ़ेगा, मतलब सॉल्यूशन में, यहां ध्यान देना, सॉल्यूशन में
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+, कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, मोलैरिटी ऑफ Zn2+ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ या Zn2+ की क्वांटिटी एक्चुअल में क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर Zn2+ की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा Zn2+ बन के सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ तो वो रिएक्टेंट था तो खत्म हो रहा है। अगर वो खत्म हो रहा है तो एक्चुअल में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, यहाँ क्या होगा, डिक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ डिक्रीजेस इन सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वहां से कॉपर कंज्यूम कर रहा है वो, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, रॉड में जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। यहां बोलते हैं कि मेटल की रॉड का डिसोल्यूशन हो रहा है, यहां बोलेंगे क्या, डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ कॉपर। इतना क्लियर हुआ बेटा? हाँ, ध्यान रखना बेटा, यहां केवल मेटल लिख रहे हैं तभी यहां पर कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अगर यहां एनायन बन रहा होता किसी और रिएक्शन में, एनायन आकर रिएक्शन में आ रहा होता तो ये अपोजिट हो जाएगा फिर दोनों जगह। अगर दोनों जगह कैटायन की जगह एनायन आ रहे होते रिएक्शन में तो। ठीक है, मेनली बस आपको ध्यान में रखना है, जहां पर भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। ये मेन चीज है, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम रिएक्शन में मेटल्स को ही यूज करते हैं, लेकिन हर बार नहीं। जब मेटल्स को यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, मेटल रॉड का मास कम होगा और मेटल के आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एनोड की तरफ। लेकिन कैथोड की तरफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ मेटल रॉड बढ़ेगा, मेटल आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कम हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? इसके बाद ये जो एनोड है इसका चार्ज क्या रहेगा, ये निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, यहीं पर जो कैथोड है उसका चार्ज कौन सा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इतना क्लियर है बेटा ये दोनों डिफरेंस? अब यहां पर ये पढ़ लेते हैं कि डेनियल सेल से रिलेटेड कुछ और भी चीजों के बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार आपको इंटरनल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, ये सब टर्म मेंशन होते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले जब भी हमें डेनियल सेल दिया हुआ रहेगा और हमें क्वेश्चन में एक्सटर्नल सर्किट बोलेगा तो इसका मतलब क्या है। जहां पर भी एक्सटर्नल सर्किट दिया हुआ रहेगा कहीं पर भी क्वेश्चन में, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है मेटल की रॉड, मेटल की रॉड एंड मेटल वायर। जो बाहर जो हम मेटल वायर ले रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सर्किट बोलेंगे। और एक्सटर्नल सर्किट में क्या ट्रेवल करेंगे, उसमें ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर जो कंडक्शन होता है, कहां पर, मेटल की वायर में और रॉड में, ये होता है कंडक्शन किसके कारण, बाय इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर गैल्वेनिक सेल में कुछ चीजों को हम इंटरनल सर्किट भी बोलते हैं, अंदर वाला पार्ट बोलते हैं। तो जहां पर भी इन केस क्वेश्चन में अगर आपको इंटरनल सर्किट दिया हुआ है, इसका मतलब इंटरनल सर्किट किसके बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ एनोड और कैथोड, और सॉल्यूशन एंड सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात कर रहा है। तो सॉल्यूशन और सॉल्ट ब्रिज मिलकर क्या बनाते हैं, इंटरनल सर्किट बनाते हैं। वो मेटल की रॉड और मेटल वायर मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सटर्नल सर्किट बनाते हैं। जब इंटरनल सर्किट में हम कंडक्शन की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस एनोड में, इस रॉड में जनरेट हुआ था और इस रॉड में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उस सोल्यूशन के बीच में ट्रेवल, यहां अंदर की तरफ से ट्रेवल नहीं करेंगे सॉल्ट ब्रिज की तरफ से। वहां जो कंडक्शन होगा वो किसके कारण होगा, आयंस के कारण। यहाँ पर जो Zn2+ वाला आयन है, यहाँ पर जो Cu2+ वाले आयंस हैं, या यहाँ सॉल्ट ब्रिज के अंदर भी आयंस होते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आयंस के कारण होता है। तो ये जो इंटरनल सर्किट होता है इसमें जो कंडक्शन होता है ये किसके कारण होता है, बाई आयंस होता है। यहाँ आयंस के कारण क्या होता है, कंडक्शन होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अब यहां पर दूसरी चीज क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होता है। अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो डेनियल सेल में अगर बात करते हैं तो वो कहां से कहां जा रहा था, जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा था एक्सटर्नल सर्किट में।
एक्सटर्नल सर्किट में ये इधर जिंक की तरफ से किधर जा रहा था, कॉपर की तरफ जा रहा था, मतलब एनोड से कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। लेकिन कौन से सर्किट में बेटा, एक्सटर्नल सर्किट में। इंटरनल सर्किट में जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करते, एक्सटर्नल सर्किट में वो एनोड से कैथोड तक जाएंगे। यहीं पर आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का उल्टा होता है, तो फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉम कैथोड, ठीक है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कहां पर, एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में ये रहेगा कि ये कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। और नॉर्मली आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया तो आपको एक्सटर्नल सर्किट वाला ही डायरेक्शन लिखना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इंटरनल सर्किट में वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा था तो करंट यहां से यहां जा रहा था, बट सिर्फ यही थोड़ी ना होगा, पूरा पूरा सर्किट में ट्रेवल करेगा, तो करंट का डायरेक्शन ये रहेगा। कहने का मतलब एक्सटर्नल सर्किट में कैथोड से एनोड तक होगा, इंटरनल सर्किट में अंदर की तरफ से एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। समझ में आ गया, तो यहां क्या होगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। लेकिन ध्यान रखना ये केवल और केवल इंटरनल सर्किट में है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप एक्सटर्नल सर्किट के हिसाब से आंसर करोगे, क्योंकि जनरली हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बाहर की ही बात करते हैं, करंट का डायरेक्शन बाहर वाले सर्किट की ही बात करते हैं। ठीक है, अंदर इंटरनल सर्किट जब तक आपको क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन ना किया हो तब तक इंटरनल सर्किट के बारे में आप नहीं देखोगे। समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहां पर जो है केटायंस और एनायन के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो यहां देखना बेटा, अगर हम किसकी बात करते हैं, यहां पर कैथोड की बात करते हैं, तो यहां क्या होता है ध्यान देना। अगर हम यहाँ कैथोड की बात करते हैं तो ये जो Cu2+ है, ठीक है, ये Cu2+ किसकी तरफ जाता है, ये रॉड की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, क्यों, रिड्यूस होने के लिए। लेकिन अगर हम इस एनोड वाले कंपार्टमेंट की बात करें तो यहां तो Zn2+ बन रहा था, तो इस रॉड के आसपास बहुत ज्यादा Zn2+ बन जाएगा। तो ये जो Zn2+ बन जाएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर SO4 2- आता है, या कोई भी एनायंस आ जाएंगे, कोई और भी एनायंस हो सकते हैं। तो जो केटायंस होते हैं वो कैथोड वाले कंपार्टमेंट में मेटल रॉड की तरफ जाते हैं, और जो एनायंस होते हैं, ठीक है, वो मेटल रॉड की तरफ जाते हैं एनोड वाले कंपार्टमेंट में। समझ में आ गया। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये, इसके बारे में भी कई जगहों पर स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं कि नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, यहां क्या हो जाएगा कि जो कैटायंस हैं ये क्या होते हैं, मूव टूवर्ड्स कैथोड, ऐसा लिख सकते हैं, एंड एनायंस, ठीक है, और जो एनायंस हैं वो किधर जाते हैं, मूव टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, तो इस पर भी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आते हैं, इसलिए इसमें हर एक चीज हमने साफ साफ लिख लिया बेटा। यहां तक समझ में आया बेटा। अब ये जो गैल्वेनिक सेल हैं इसमें ऐसा नहीं है कि जो हाफ सेल है वो एक ही तरीके के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के भी हाफ सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि हम जो हर जगह डायग्राम में सॉल्ट ब्रिज को बना रहे थे, ये सॉल्ट ब्रिज बनता कैसे है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो हमने अभी बाकी चीजें तो देख ली कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, आयन किधर मूव करते हैं, कहां पर आयन मूव करते हैं, कहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें तो हमने देख ली हैं। अब हम चलते हैं किस पर, सॉल्ट ब्रिज पर। ये सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में कैसे बनता है पहले ये देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, कोई एक जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसके साथ एगार एगार को मिक्स कर देते हैं। ये एगार एगार क्या होता है बेटा, ये एक तरीके का क्या बोल सकते हो सब्सटेंस है, जो कि हम क्या करते हैं, कुछ रेड एल्गी होते हैं
उसके सेल वॉल से इसे निकालते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं। तो ये जो सॉल्ट सोल्यूशन होता है, इसको हम एगार एगार के मिक्स के साथ मिक्स करके एक्चुअल में बॉईल कर देते हैं, साथ में इसे बॉईल कर देते हैं। इसको बॉईल करने के बाद इससे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर लोअर डाउन करके। तो फिर बॉईल करने के बाद इसमें मिक्सिंग हो जाती है। ये बहुत अच्छे से जब मिक्स हो जाते हैं तो फिर हम इसे क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। सॉलिडिफाई करते हैं इसका कहने का मतलब क्या है, इसे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये जेली लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जैसे आपने जेली वाली चॉकलेट खाई हुई होगी, कुछ वैसे ही मटेरियल में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में, ठीक है, ये जेली लाइक मटेरियल में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, और जेल भी बोलते हैं हम इसे। जेल एक तरीके का क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं जब हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो एनटीए ने नया चैप्टर ऐड किया है उसको पढ़ते समय हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। ये क्या है, अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है, अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिस कोलाइडल सॉल्यूशन में एक्चुअल में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड होता है और कम अमाउंट में लिक्विड होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इस जेल में, जेल किसको बोलते हैं एक्चुअल में, कोलाइडल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जहां पर भी पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। नॉर्मल सॉल्यूशन में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जहां पार्टिकल का साइज बढ़ जाता है उनको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसमें मोर अमाउंट, यहाँ जेल तब बोलते हैं, ठीक है, ये जेल जब बोलते हैं जब ज्यादा अमाउंट सॉलिड का होता है और जो लेस अमाउंट होता है, ये लेस अमाउंट किसका होता है, लिक्विड का होता है। लिक्विड बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है, तो उसे जेल बोलते हैं। तो ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको क्या करते हैं, इस तरीके से यू शेप्ड ट्यूब में भर देते हैं, ठीक है, यहां पर उस जेल को भर देंगे। तो इस जेल की खास बात क्या है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है तो ये पूरा सॉल्यूशन के अंदर गिरेगा नहीं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में, वरना तो अगर इसके सिर्फ सॉल्यूशन अगर इस ट्यूब के अंदर भरते तो ऐसा उल्टा करने के बाद गिर जाता, ठीक है। लेकिन ये सॉलिड स्टेट में होने के कारण वो गिरेगा नहीं। जेली जैसा देखा होगा आपने चॉकलेट भी, कुछ वो इस यू शेप ट्यूब के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और लेकिन उसके अंदर थोड़े थोड़े लिक्विड भी ट्रैप्ड होते हैं। लेस अमाउंट किसका होता है, लिक्विड का होता है, इसलिए उस सॉल्यूशन के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ बॉईल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो लिक्विड होते हैं उस लिक्विड पार्टिकल के थ्रू वो जो कैटायंस और एनायंस हैं, उस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो कैटायन और एनायन रहे होंगे वो इसके अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर रहा होगा के प्लस और सी एल माइनस, वो सी एल माइनस ट्रेवल कर सकता है, के प्लस ट्रेवल कर सकता है, या NH4 प्लस NO3 माइनस ये ट्रेवल कर सकता है, या फिर के प्लस NO3 माइनस ये ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कैटायन और एनायन है इस सॉल्यूशन के अंदर, ये जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड ट्रैप्ड होते हैं। तो उस लिक्विड के थ्रू वो आसानी से, क्योंकि उस लिक्विड में डिजोल्व रहते हैं, उसमें आसानी से वो ट्रैवल कर जाते हैं। समझ में आया? अब ध्यान देना, इसमें जो सॉल्ट सॉल्यूशन जो हम बोल रहे थे, इसमें जिस सॉल्ट की बात कर रहे थे वो सॉल्ट कौन से हो सकते हैं, 3 एग्जांपल तो आपको बहुत ज्यादा पते रहने चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं कंडीशन फॉर सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, एक KCl बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये क्या है, एक NH4NO3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, या फिर KNO3 ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लेकिन सॉल्ट ब्रिज में हम अपने मन से कोई भी सॉल्ट नहीं भर सकते, उसके लिए भी कुछ कंडीशन जरूरी है, ठीक है। कंडीशन कौन सी जरूरी है, सबसे पहली कंडीशन जो ये फुलफिल करना चाहिए वो क्या है, इसमें मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। जब भी हम मोबिलिटी बोले इसका मतलब हमारा वेलोसिटी से होगा, स्पीड से होगा, ठीक है। एक्चुअल में मोबिलिटी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हम, हमारे सिलेबस में वो नहीं है, हम वो नहीं पढ़ेंगे। आप जहां पर भी मोबिलिटी वर्ड आएगा आप मान लेना हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होना चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि सिमिलर होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम तो नहीं रह सकते बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सॉल्ट को जनरली क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनमें कैटायन और एनायन की मोबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एग्जैक्टली सेम तो नहीं
लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा नियर बाई स्पीड हो जाए, वो ज़रूरी भी है उसको सही तरीके से काम करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी कंडीशन क्या है? ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि यहां पर जो सॉल्ट होंगे, सॉल्ट ऑफ ब्रिज must not react with solution of anode or cathode, must not react with solution of anode और कैथोड। जो एनोड और कैथोड में जो हमने सॉल्यूशन भर रखा है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो केवल न्यूट्रलाइज करने के लिए, हम कुछ कैटायन से एनायंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन सॉल्ट को लाते हैं। अभी फंक्शन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन के साथ वो पहले ही रिएक्ट कर गए तो सेल वैसे ही काम करना बंद कर देगा हमारे स्टार्ट करने के पहले ही। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे नॉर्मली हम KCl यूज करते हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशन में AgNO3 रहा तो हम उस KCl को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी कंडीशन के कारण ध्यान रखना, जैसे KCl कैन नॉट बी यूज्ड, KCl cannot be used if one of the solution is AgNO3। अगर AgNO3 सॉल्यूशन है तो उसके साथ हम KCl को यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, ध्यान देना, क्योंकि अगर ये KCl है तो ये AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेता है बेटा। AgCl डाउनवर्ड लिख रहे हैं जहां पर भी, उसका मतलब है प्रेसिपिटेट बन रहा है, नीचे जाके बैठ जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम KCl लेते हैं AgNO3 के साथ तो एक AgCl का क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इसके साथ जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो वो बैटरी को काम ही नहीं करने देगा, बाद में पहली रिएक्शन होकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी तरीके से रिएक्शन होता है, ये एग्जांपल याद रखना, इस पर कई बार क्वेश्चन दिखेगा आपको। ठीक, तो यहां पर इस तरीके से अगर कोई रिएक्शन हो जाती है सॉल्यूशन के साथ तो फिर हम उसे यूज नहीं करेंगे, फिर उस KCl की जगह में भी NH4NO3 या किसी दूसरी चीज को यूज करेंगे। समझ में आ गया? ये दो कंडीशन जरूरी है बेटा। ठीक है, और स्पेशली ये जो 3 एग्जाम्पल है ये तो ध्यान में रखना। एक्चुअल में इसमें से 2 सॉल्ट के जो एग्जाम्पल है वो कहाँ दे रखे हैं, 11th के जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर दिया है उसमें दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उसे किस में दे रखा है, उसे NCERT में 11th वाले चैप्टर में भी दे रखा है। ठीक, अब इसके बाद ये समझते हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन क्या है। ठीक, अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है यहां समझना। यहां देखते हैं, ये एक रॉड है, जैसे ये जिंक है, ठीक है, और यहां सॉल्यूशन के अंदर क्या है बेटा, यहां सॉल्यूशन के अंदर ZnSO4 है, सॉल्यूशन के अंदर ZnSO4 है। वैसे ही ये वाला जो रॉड है ये कौन सा था, कॉपर, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट है। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमने यहां पर सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या लिया था, मेटल की वायर लिया था। अभी हम देख रहे हैं कि सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज करेंगे तो क्या हो, नहीं यूज करेंगे तो क्या होने वाला है। यहां देखना, अज्यूम कर लेते हैं कि ZnSO4 के कितने थे, 10 मोल थे। ZnSO4 के कितने थे, 10 मोल थे। और मान लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर CuSO4 के भी कितने थे, 10 मोल थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमें पता है कि रिएक्शन कौन सी होती है, Zn से ये Zn2+ में कन्वर्ट होता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो शुरुआत में Zn2+ कितने थे, 10 मोल थे। बाद में Zn2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इंक्रीज हो जाएगा। हमने पढ़ा था अभी डिफरेंस कि एनोड में क्या हो जाता है, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये 10 मोल की जगह पर मे बी कुछ टाइम के बाद कितना हो जाएगा, ये 14 मोल हो जाएगा। समझ में, 4 मोल बढ़ गए इसमें। अब यहां पर जो SO4 2- है, ये SO4 2-, ठीक है, ये कितना रहेगा, ये तो कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। तो इसके मोल कितने रह जाएंगे, 10 मोल ही रह जाएंगे। अभी बैलेंस्ड है क्या सॉल्यूशन, नहीं। ठीक है, यहां पर क्या होगा देखना, यहां CuSO4 10 मोल था, यहां से Cu2+ तो खत्म हो रहा है,
यहाँ से Cu2+ तो कंज्यूम हो रहा है, तो Cu2+ के कुछ टाइम के बाद, क्योंकि इसका हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो इसके नंबर ऑफ मोल हम लोगों ने पढ़ रखा है, जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना ही रिडक्शन होगा। इसमें एक मोल, एक आयन अगर दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो दोनों जगह सेम ही डिफरेंस आएगा। यहाँ 4 से अगर Zn2+ बढ़ रहा था, तो वहां 4 से Cu2+ कम आएगा। तो यहाँ थोड़े टाइम के बाद Cu2+ कम होने के बाद क्या हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2-, मैं सिर्फ मोल लिख रहा हूँ, एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब तो मोलैरिटी होता है, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ बेटा। यहाँ पर ये कितना रहेगा, 10 मोल रहेगा। ठीक है, हम ज़्यादा अगर एक्यूरेट लिखें तो हमें इसको एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखना चाहिए, इसे सिर्फ लिखना चाहिए क्या, Zn2+ और SO4 2-। इसे लिखना चाहिए Cu2+ और इसे लिखना चाहिए SO4 2-। अब आपको दोनों जगह क्या दिखेगा, SO4 2- दोनों जगह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो उतना ही रहेगा, 10 मोल 10 मोल। Zn2+ वहां बढ़ रहा था तो 14 मोल, ये Cu2+ कम हो रहा था तो ये 6 मोल। अब क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉल्यूशन पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कैटायन ज्यादा है। यहां पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जो सॉल्यूशन है बिकम्स पॉजिटिव, सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिव, सॉल्यूशन पर पॉजिटिव वाला चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ है, तो कौन सा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज बढ़ गया यहाँ पर। यहाँ दोनों कैटायन एनायन में ज्यादा कौन था, कैटायन, तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कैटायन एनायन में ज्यादा कौन है, एनायन, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। अब ये प्रॉब्लमेटिक है, सॉल्यूशन पर अगर चार्ज आ गया तो प्रॉब्लमेटिक है, ये सॉल्यूशन पर चार्ज नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, ध्यान देना, हम चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर से ट्रेवल करके इधर जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रेवल करके उसकी तरफ जाए, लेकिन अगर सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वो। समझ में आ रहा है क्या, आगे नहीं जाने देगा। वैसे ही अगर यहां पर सॉल्यूशन पर निगेटिव चार्ज आ गया, यहां सॉल्यूशन पर अगर निगेटिव चार्ज आ गया तो उस इलेक्ट्रॉन को यहां आने नहीं देगा, उसे तो रिपल्शन करेगा, रिपेल करके भगा देगा। समझ में आ रहा है, तो यहां क्या होगा, ये जो कैटायन है ये पीछे से खींचेगा, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, आगे नहीं जाने देगा, जबकि हम चाहते हैं कि वो आगे जाए करंट फ्लो करवाने के लिए। जबकि यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा ऊपर, क्योंकि सिमिलर चार्जेस चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन के कारण अब यहाँ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा और रिएक्शन बंद हो जाएगी। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। समझ में आया, मतलब सॉल्यूशन पर जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुकेगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रुकना चाहिए। या इसको कुछ जगहों पर क्या लिखा रहता है, दोनों सॉल्यूशन में चार्जेस डेवलप होने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुके। रिएक्टेंट अभी भी अवेलेबल है रिएक्ट करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब जनरेट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाएगा तो उसका रिडक्शन नहीं होगा, और वहां रिडक्शन नहीं होगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पर एक साथ होती हैं। समझ में आ रहा है, तो इसके फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम केवल वायर से सर्किट कंप्लीट कर दे तो काम नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत रिएक्ट हो भी जाएगा, कुछ टाइम के लिए मे बी करंट फ्लो कर भी जाएगा, लेकिन एक टाइम में रुक जाएगा। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा वो रिएक्शन को रोक देगा। तो हम क्या करते हैं, इसके चार्जेस को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहां पर मेटल की वायर की जगह पर, क्योंकि मेटल की वायर लेना तो सस्ता काम था, वो तो ले सकते थे, हम सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या ले लेंगे, ये आयंस ले लेते हैं। अब वो आयंस क्या करेंगे, उसके अंदर जो लिक्विड ट्रैप्ड है उससे ट्रेवल करेंगे, Cl- आके इसके पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर देगा, ये K+ आके इसके निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा। समझ में आ रहा है, ये मेजर फंक्शन है। वरना तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम वायर भी यूज कर सकते थे, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में बढ़ जाएंगे, उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। तो इस यूज को डिटेल में लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। पहला इसका यूज क्या है, पहला क्या है एक्चुअल में, अगर होता क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है
वैसे वैसे सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन ऑफ एनोड जो भी रहेगा उस पर क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, वहीं पर जो सॉल्यूशन ऑफ कैथोड है, जो सॉल्यूशन ऑफ कैथोड है उस पर क्या हो जाएगा बेटा, उस पर निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, उस पर निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा और हम नहीं चाहते कि इस पर चार्जेस डेवलप हों। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए डिसएडवांटेज क्रिएट कर देता है। ये जब भी चार्जेस डेवलप होंगे तो चार्जेस इन सॉल्यूशन, चार्जेस इन सॉल्यूशन, ठीक है, प्रोड्यूसेस या जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस इन अपोजिट डायरेक्शन। कुछ जगहों पर यह भी लिखा रहता है पोटेंशियल डिफरेंस इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं और कुछ टाइम के बाद क्या कर देते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देते हैं। अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप ना हो इसलिए उस चार्जेस को नलीफाई करने के लिए, उस चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट भरते हैं ताकि उस सॉल्ट के जो आयंस हैं वो जाकर उस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दें। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। यहां क्या करता है, सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, या जो कैटायन और एनायन है उस सॉल्ट ब्रिज के अंदर वो क्या करते हैं, दे न्यूट्रलाइजेस चार्जेस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होने देते। समझ में आया। कुछ जगहों पर इन्हीं के लिए एक और भी वर्ड मेंशन होता है, क्या चीज, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज स्टॉप्स, सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जब दो सॉल्यूशन कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कुछ इस तरीके का। तो वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है उसे रोकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकने का काम कौन कर देते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये टर्म वैसे एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कुछ जगहों पर क्वेश्चंस में जरूर मिलेगा बेटा। समझ में आ गया। तो मेन पर्पस जो सॉल्ट ब्रिज का है वो मेन पर्पस क्या है कि ये सॉल्यूशन के चार्जेस डेवलप नहीं होने देते, उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होने देते ताकि बाहर वाले सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहे। समझ में आया, ये है इसका मेन फंक्शन। बाकी अदरवाइज एक दूसरा फंक्शन तो है ही, बट ये तो वायर भी कर सकता था, इट कंप्लीट्स सर्किट। ठीक है, इट कंप्लीट्स सर्किट। तो सर्किट तो और भी दूसरी चीजें हैं, वायर भी था, मेटल वायर भी था, ये भी कंप्लीट कर सकता था। तो ये इसका मेन फंक्शन नहीं है, लेकिन बिना सर्किट कंप्लीट किए तो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट फ्लो होगा भी नहीं। ठीक है, बट वो तो वायर भी कर सकता था, इसका मेजर फंक्शन ये है। समझ में आ गया। और इसी रीजन से हम क्या बोल रहे थे कि यहां पर जब हमने डिस्कस किया था इस सॉल्ट ब्रिज को तो हमने यहां बोला था कि वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा सॉल्यूशन के अंदर तो हम चाहते हैं कि वहां से आयंस आए। अगर ये पहले ही रिएक्ट कर जाएगा सॉल्यूशन के साथ तो फिर ये बाद में बचेगा नहीं। KCl अगर कंज्यूम हो गया तो बाद में न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है क्या। इसलिए जब वो सेल काम करना शुरू करे तभी वो आने चाहिए। तो होता क्या है, यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं तो फिर वो उधर से Cl- को अट्रैक्ट करेगा और खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे तो वो K+ को अट्रैक्ट करेगा और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पहले पहले ही खत्म हो गए। KCl अगर पहले ही खत्म हो गया तो बाद में न्यूट्रलाइज कौन करेगा, इसलिए हम चाहते हैं वो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट ना करे। समझ में आया, ये दूसरी कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। दोनों की स्पीड क्यों सेम होनी चाहिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा। इक्वल अमाउंट में चार्जेस डेवलप होंगे क्योंकि हमें पता है कि जितना ऑक्सीडेशन होता है उतना ही तो रिडक्शन होता है। तो हम चाहते हैं कि दोनों सेम स्पीड पर जाकर वो दोनों क्या करें, एक साथ जाकर न्यूट्रलाइज कर दें। ऐसा ना हो कि ज्यादा Cl- तो जाके ज्यादा स्पीड से जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर गया, K+ इधर पीछे ही रह गया।
ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर दोनों की स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो एक आयन उतने तेज़ी से नहीं जा पाएगा और एक आयन तेज़ी से चला जाएगा, तो किसी एक जगह पर चार्ज डेवलप हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों की स्पीड भी क्या रहे, सिमिलर रहे। समझ में आ गया बेटा? ठीक। तो ये हम पढ़ रहे थे कि सॉल्ट ब्रिज का मेजर फंक्शन ये है, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना क्या है उसका मेजर फंक्शन है। समझ में आ गया बेटा? ठीक। अब इसके बाद गैल्वेनिक सेल वाला जो बेसिक वाला जो पोर्शन है ये तो हमने कवर कर लिया है बेटा, लेकिन इसमें ध्यान देना कि ये जो गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, वोल्टाइक सेल है। लेकिन कुछ जगहों पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी लिखा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इंटरकन्वर्ट करने का काम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्ड दोनों के लिए यूज होता है, गैल्वेनिक सेल के लिए भी यूज होता है और साथ में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए भी यूज होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस हो जाता है, उसके कारण कुछ लोगों को मिस्टेक हो जाती है इसमें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम पहला पोर्शन पढ़ने वाले इस चैप्टर में उसके लिए भी यूज होगा, जो तीसरा पोर्शन पढ़ने वाले हैं उसके लिए भी यूज होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिटिक जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे उसके लिए भी, जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करे उसके लिए भी, दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, केमिकल में इलेक्ट्रिकल के लिए, दोनों के लिए वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन गैल्वेनिक केवल उनके लिए यूज होगा जिसमें वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होगा, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है आपको कि जो डेनियल सेल है वो इसका केवल एक एग्जाम्पल है। सारे गैल्वेनिक सेल को हम डेनियल सेल नहीं बोल सकते, हाँ सारे गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइक सेल बोल सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो अब ये बेसिक वाला पोर्शन तो हमने कवर कर लिया है, इस पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, ऑल गैल्वेनिक सेल डू नॉट कंटेन, एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज हर जगह नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कैथोड तो सारे में होता है, एनोड सारे में होता है, आयन सारे में होते हैं, लेकिन हर जगह सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। ये लिखा जरूर है हमने, लेकिन जहां पर सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं वहां पर ही सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं कहने का मतलब जहां पर ये दोनों सॉल्यूशन अलग होंगे, ठीक है, कैथोड वाला एनोड वाले जब सॉल्यूशन अलग होंगे तब सॉल्ट ब्रिज आता है। जहां पर सॉल्यूशन ही कॉमन हो, ऐसी बैटरी के एग्जांपल भी हम आगे जाके देखने वाले हैं जिसमें सॉल्यूशन क्या होते हैं, सेम रहते हैं एनोड और कैथोड के। अगर एनोड और कैथोड के सॉल्यूशन सेम हो तो फिर हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, यहां लिख लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड इफ is not required if solution of anode and cathode are same। एनोड और कैथोड के जो सॉल्यूशन है सेम हो जाए, तो इसके आगे जाके एक एग्जांपल पढ़ेंगे, लीड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन हमारे सिलेबस में भी है। वो ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे गैल्वेनिक सेल्स होते हैं जिसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। नॉर्मली सॉल्ट ब्रिज कब यूज करते हैं, जब दोनों जगह अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे। कुछ सेल्स ऐसे डिजाइंड होते हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जिसमें हमें अलग अलग सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां हम अलग अलग सॉल्यूशंस लेते हैं तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, मिक्स ना हो, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, यहाँ आयन को ट्रेवल करके सर्किट को कंप्लीट कर देता है। वहां आयन के फ्लो होने के कारण यहाँ इंटरनल सर्किट में करंट फ्लो होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि सॉल्ट ब्रिज हर जगह रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जहां पर सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं वहां पर हम सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन गैल्वेनिक सेल किससे किस में कन्वर्जन होता है बेटा, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ अ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड बिटवीन द टू हाफ सेल, अगर सॉल्ट ब्रिज को हमने अलग कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, यहां पर सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। अगर हमने इसमें से किसी भी चीज को निकाला तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अगर हमने रॉड को अलग कर दिया तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, हमने बाहर की मेटल वायर को अलग निकाल दिया तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी चीजों के लिए आते हैं। इस क्वेश्चन में तो सॉल्ट ब्रिज के लिए ही है, लेकिन आपको ये भी पूछ सकता है कि कल को ये जो एनोड का था उसका मेटल रॉड को हटा दिया, जिंक के रॉड को हटा दिया,
ठीक है, तो क्या होगा, जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। ठीक है, तो जब भी सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो सारी चीजें रुक जाएंगी, उसके अंदर जो भी चीजें हो रही होगी सारी प्रोसेस वहीं रुक जाएगी, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही सर्किट इनकम्प्लीट होगा, किसी भी रीजन से हो सकता है, कई बार इस क्वेश्चन में तो पूछा था कि सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर रहे हैं, किसी जगह पूछ सकता है कि कॉपर की रॉड को रिमूव कर रहे हैं, किसी जगह पूछ सकता है जिंक की रॉड को रिमूव कर रहे हैं। तो जैसे ही सर्किट इनकम्प्लीट होगा वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गैल्वेनिक सेल फॉर्म्ड बाय जिंक एंड कॉपर हाफ सेल, मतलब ये डेनियल सेल की बात कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल इन द एक्सटर्नल सर्किट, यहां साफ साफ लिखा है बेटा एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, जिंक से कॉपर की तरफ जाते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ डेनियल सेल व्हेन कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड करंट फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां जाता है करंट। अगर एक्सटर्नल सर्किट में देखिए, एक्सटर्नल सर्किट मतलब आउटसाइड दी सेल, तो अगर आउटसाइड दी सेल देखे तो करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, कॉपर से जिंक की तरफ रहेगा। ठीक है, तो कॉपर टू जिंक आउटसाइड दी सेल, विद इन द सेल नहीं, विद इन द सेल होता तो क्या होता, जिंक टू कॉपर होता। समझ में आ गया। या ध्यान रखना यहां करंट का फ्लो पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ सॉल्ट ब्रिज इन अ वोल्टाइक सेल इज ट्रू। पहला क्या बोला है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, बिल्कुल गलत। सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या होते हैं, आयंस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, द सॉल्ट ब्रिज अलाउज द आयंस प्रेजेंट इन द टू हाफ सेल टू मिक्स एक्सटेंसिवली, नहीं, अपने आयंस दूसरे जगह जाकर सर्किट को भी कंप्लीट करता है और दूसरों को न्यूट्रलाइज करता है, एक सॉल्यूशन के आयन दूसरे सॉल्यूशन में नहीं जाते। ठीक है, ये भी गलत। थर्ड वाला क्या है, द वायर मस्ट बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सॉल्ट ब्रिज, नहीं, मेटल की रॉड से कनेक्टेड होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, नहीं होता बेटा ऐसा, ये मेटल की रॉड से होते हैं, डायरेक्टली सॉल्ट ब्रिज से मेटल वायर कनेक्टेड नहीं होता। फोर्थ क्या है, आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज फ्लो इनटू ईच हाफ सेल टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये सही है, वो जाकर सॉल्यूशन में जो चार्जेस डेवलप होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ताकि अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो। समझ में आ गया बेटा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। अभी हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है बेटा, मतलब सिर्फ फंक्शनिंग पढ़ी है कि एक गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी एक बेसिक वाला ही पार्ट पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो एनोड और हाफ सेल कैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय बेटा।